हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। और जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने आरकेजेन सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 कवर कर लिया था, 30 क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 टू लेकर 150, ठीक है ना। तो 121 टू 150 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 क्या है और उसकी क्या सारी चीज़ें हैं। और 30 पार्ट में हम लोग सारे कवर कर रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो 377 पे जाके पूरा का पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट दिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। तो क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में, और पार्ट 5 हमारा 121 टू 150 है। तो क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन नंबर 121 को अगर देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 121। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन whose inside diameter is small d and outside diameter is capital D about the horizontal axis। तो सब लोग को पता होना चाहिए कि हॉलो सेक्शन कैसा होता है। हॉलो सेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो दैट हैविंग अ एक्स एक्स एक्सेस एंड दैट हैविंग अ वाई वाई एक्सेस, और हमसे हॉरिजेंटल एक्सेस के अबाउट बात कर रहा है, तो दैट इज द हॉरिजेंटल एक्सेस। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस एक्सेस के अबाउट पूछे। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाता हूँ। तो एक मैं अपनी तरफ से एक्सेस जेड जेड बना ले रहा हूँ, एक और एक्सेस मैं अपनी तरफ से बना ले रहा हूँ विच इज़ दी टॉप एक्सेस, विच इज़ दी ए बी एक्सेस, ठीक है ना। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज टाइप ऑफ एक्सेसेस। फर्स्ट वन इज द आई एक्स एक्स। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बहुत आसान सी काम है कि पहले पूरा सर्किल था जिसका डायमीटर कैपिटल डी था, और स्मॉल डायमीटर के पार्ट को मैंने कट कर दिया। तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 डी आउटर की पावर 4। लेकिन चूंकि घटा दिया हमने, स्मॉल वाला डायमीटर हटा दिया उससे, तो माइनस डी की पावर 4 कर देते हैं। ध्यान देना, ये हॉलो सेक्शन और सॉलिड सेक्शन का यूज होगा साफ्ट में। तो ये सब कुछ साफ्ट वाले चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 64, आउटर डाई की 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस डी बाई कैपिटल डी का होल पावर 4 हो जाएगा। और इस चीज को लिखा जाता है 1 माइनस के की पावर 4, दैट विल बी दी आई एक्स एक्स। तो कुल मिलाकर के क्या चीज है, के इज दी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं डी बाई कैपिटल डी, मतलब इनर डायमीटर और डिवाइडेड बाई आउटर डायमीटर। इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है के, और जिसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज लेस देन दी 1 होती है। के की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो जैसे 1/2, 1/3, 1/4, मान लो कि डायमीटर आउटसाइड 60 सेंटीमीटर है और इनसाइड 30 सेंटीमीटर में, तो तुम्हें पता चल गया के 1/2 है। तो बड़ा फॉर्मूला, किसी के पास इतना टाइम होगा क्या कि 60 की पावर 4 करे और फिर उसके बाद 30 की पावर 4 करे? इसको सॉल्व कर पाओगे? इसको सॉल्व करना आसान काम नहीं है। आसान काम यह है कि 60 की पावर 4 कॉमन ले लो और 1 माइनस 1/2 की पावर 4 कर दो। तो ये बहुत ईजी है कंपेयर टू दोनों का पावर 4 करके उसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें होते हैं जो हमें याद रखना है। अब सिमिलरली आई एक्स एक्स के साथ साथ अगर हम आई वाई वाई चाहते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिसिटी। तो पाई बाई 64 डी आउटर की पावर 4, 1 माइनस के की पावर 4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द आई बाई वाई। अब अगर हमें जेड जेड, पेपर में वैसे हमसे पूछा केवल एक्स एक्स गया, हमारा आंसर आ चुका है पाई बाई 64 डी की पावर 4 और स्मॉल डी की पावर 4, डी इज द करेक्ट आंसर। बट हम इसमें और इन्हेंसमेंट कर रहे हैं आई जेड जेड के लिए, हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम यूज करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम वहाँ यूज करी जाती है जहाँ पूछी जाने वाली एक्सेस जेड जेड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्स एंड वाई वाई, एक्स एक्स और वाई वाई के परपेंडिकुलर है, और सेम जो कॉन्करेंट भी है उसी के साथ में, तो उसके साथ यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और दोनों सेम है तो इट विल बी 2 आई एक्स एक्स। इट मीन्स पाई बाई 32 कैपिटल डी की पावर 4, 1 माइनस के की पावर 4, दैट विल बी दी आई जेड जेड। तो साफ्ट में हम आई जेड जेड यूज करते हैं, जबकि बीम में हम लोग आई एक्स एक्स यूज करते हैं, क्योंकि साफ्ट में ट्विस्टिंग जेड जेड के अबाउट होती है और बीम में बेंडिंग एक्स एक्स के अबाउट होती है। तो यही सारे कंसेप्ट हैं जो यहीं से डेवलप होते हैं।
अब एक आई ए बी मैंने और लिखा था, ये भी थोड़ा सा हम लोग और कर लेते हैं। आई ए बी को अगर देखोगे तो दैट हैविंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज एक्स एक्स के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो आई एक्स एक्स, क्योंकि ए बी जो है दैट इज द पैरेलल टू एक्स एक्स, और अगर एक्स एक्स के पैरेलल है तो आई एक्स एक्स प्लस जो एरिया है इनटू डिस्टेंस एक्स एक्स और ए बी के बीच की, तो P इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और सबको पता है दैट विल बी दी इस कैपिटल डी बाई टू, आउटसाइड डायमीटर का आधा होगा बिकॉज दैट इज द आउटर रेडियस, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द आई ए बी। Question number 122. Moment of inertia of hollow circle is about the central axis perpendicular section as compared to its moment of inertia about ZZ axis. तो कहने का मतलब है ZZ और XX के रेशियो की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला पाई बाई 32 D की पावर 4 1 माइनस K की पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 64 D की पावर 4 1 माइनस K की पावर 4। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाला कि सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू सेक्शन एंड कंपेयर टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इट विल कैंसल आउट एंड कन्वर्टेड इनटू 2, तो दैट मींस जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इट विल बी डबल, तो 122 का भी सही। 123 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना, of radius r and movement of and mass and about its axis, तो ये एक हमारा क्या है, सिलेंडर है, और इस एक्सिस के अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या इधर से देखोगे तो सॉलिड सेक्शन है, तो ये एक्सिस हमारी जेड जेड एक्सिस है और यही हमारी एक्सिस जेड जेड एक्सिस है, जबकि ये एक्सिस और ये एक्सिस हमारी क्या है, एक्स और वाई, तो दैट इज द साइड व्यू, ठीक है। तो इस जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखना, आई सिलेंडर और आई डिस्क, क्लियर है, और दोनों ही जेड जेड के अबाउट हमेशा इक्वल होते हैं, और किसके बराबर, एम आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखना डिस्क और सिलेंडर में बस इतना ही फर्क है कि अगर हम डिस्क को लंबाई दे देंगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा, यहीं पर अगर हम रिंग लिखते हैं और यहाँ जेड जेड लेते हैं तो ये चीज एम आर स्क्वायर बाई 2 ना होके केवल एम आर स्क्वायर होती, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से ज्यादा होता है, क्योंकि मास पेरीफेरी पर होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्लियर है। मतलब एक तरह से सारा मास ज्यादा दूर होता है रिंग में, तो इट हैविंग अ मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तब यहाँ पहुंचेंगे, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर से 2 गुना और डिस्क से 2 गुना होता है। 124 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल बेस ए एंड हाइट एच अबाउट इट्स बेस, तो इस एक्सिस का नाम हमने ए बी दे दिया और ये इसकी एक्सिस है विच इज दी एक्स एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले ट्रायंगल का हमें एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ सब लोगों को, वो नहीं मानते हो सब लोग तो जाके देख लेना वीडियो, मानने का मतलब कुछ है नहीं, मैं बता चुका हूँ, लेक्चर 4 में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जो एक्सेस जिसको कट करती, जैसे हाइट को एक्स एक्स एक्सेस कट कर रही, एक्स एक्स एक्सेस, दैट एक्स एक्स एक्सेस कट्स दी हाइट, तो वी आर यूटिलाइजिंग द क्यूब ऑन पावर ऑफ एच डिवाइडेड बाई 36 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज द आई एक्स एक्स। बट हमसे आई एक्स एक्स नहीं पूछा गया, हमसे आई ए बी या आई बेस के अबाउट पूछा गया, तो ध्यान देना दीज आर द नॉन सेंट्रोइडल, बट आई ए बी है क्या चीज एक्चुअली, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्स, तो हम आई एक्स एक्स को लिखेंगे प्लस प्लस एरिया इंटू पी स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। अब सबको पता होना चाहिए कि आई बेस होगा क्या चीज, आई एक्स एक्स प्लस एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और प्लस इंटू डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्स
और डिस्टेंस एक्स एक्स और इसके बीच की, देखो इधर बेस से डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना h का 1/3 होता है, ये दैट इज द सेंट्रॉइड, क्लियर है। तो 1/3 डिस्टेंस पर होगा, तो आई बेस कितना आ जाएगा, आई एक्स एक्स सबको पता है बी एच क्यूब अपॉन 36 प्लस 1/2, sorry, don't use the b here, the base is a, the base is a, so use the a, नौ दूनी 18, 36 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू ए एच क्यूब, तो यहाँ से आई बेस की वैल्यू आ गई ए एच क्यूब अपॉन, और 3 से 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। ध्यान देना, जैसे कोई हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका इसके अबाउट होता है बी एच क्यूब अपॉन 12, जबकि कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उसमें, सॉरी उसमें क्या होता है, उसमें बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज द बी एच क्यूब अपॉन 12। ये मैं मान रहा हूँ कि बेस इसका भी है और इसका भी अगर बेस भी है, और इसकी हाइट अगर h है और इसकी भी हाइट अगर h है, so the moment of inertia about the centroid and the moment of inertia about the base will be same in rectangular and triangular section. So you have to remember this कि रेक्टेंगुलर सेम बेस और हाइट के लिए रेक्टेंगुलर का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ट्रायंगुलर का अपने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिंट पॉइंट और दे दे रहा हूँ, वर्टेक्स की अगर बात करते, मतलब वर्टेक्स का मीन्स क्या होता है, वर्टेक्स का मतलब होता है कि अगर ये ट्रायंगल होता और ये एक्सेस हमारी जे जे एक्सेस होती, तो जे जे हमारी टॉप से जा रही है, वर्टेक्स बोलो या टॉप बोलो, क्लियर है, या जे जे बोलो, कुछ ही बोलो, बात सब सेम है। तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, हमेशा ध्यान रखना कि तब हम हाइट जो ले रहे थे आई एक्स एक्स प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू में जो डिस्टेंस ले रहे थे अब वो 2h/3 लेंगे, ना कि h/3, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट, वी यूज द h/3। तो होगा क्या, होता क्या है कि जो भी हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो ये होगा बी एच क्यूब अपॉन में 12, ये होगा बी एच क्यूब अपॉन 36 और ये होगा 36 और ये होगा बी एच क्यूब अपॉन में। अब ध्यान देना 36 से अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं और 36 से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा 36 में हमने कितने का गुणा किया, 3 का गुणा किया, तभी तो यहाँ पहुंचे। तो ऊपर हमें 9 का गुणा करना रहेगा और 9 से 36 को काटोगे तो 4 बचेगा, मतलब आई जे जे जो आएगा वो ए एच क्यूब अपॉन में 4 आएगा, ठीक है। तो बेस के अबाउट 12 होता है, टॉप के अबाउट 4 होता है और सेंटर के अबाउट 36 होता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन। तो use the parallel axis theorem and find out the moment of inertia about any axis which is parallel to the x-axis। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन बेस हाइट अबाउट एन एक्सेस पासेस थ्रू सीजी एंड पैरेलल टू द बेस। अभी थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक ऐसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्या है, पासिंग थ्रू इट सीजी, यहाँ से पास हो रही है और बेस के पैरेलल है। सिंपल सी बात है, ये आई एक्स एक्स की बात कर रहा है कि नहीं, आई एक्स एक्स पैरेलल टू बेस एंड पासिंग थ्रू सी जी। तो इसके बारे में बता चुका हूँ तुमको, बी एच क्यूब अपॉन 36, बार बार मैं बी एच क्यूब लिख देता हूँ, तो सो डोंट वरी, दैट इज द ए एच क्यूब बिकॉज द बेस इज ए नॉट द बी and height is h, so that is a simple case 125। तो आंसर will be ah cube upon 36 c, और in above question the answer will be 124, the answer will be
अबाउट द बेस 12 AH क्यूब अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब लोग 126 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होते हैं सब लोग को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर लीवर। लीवर एक लिफ्टिंग मशीन्स में ही पढ़ाएंगे हम तुम्हें, या जो लोग ने नहीं पढ़ा है लीवर वो परचेज करें मैकेनिक्स का कोर्स, रिवीजन और फाउंडेशन दोनों तरह के कोर्स चल रहे हैं अपने, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से डिटेल ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार अच्छे से कोर्स पढ़ रखा है तो मेरे ख्याल से RK जैन, DS कुमार, ये सारे चीज़ें आप लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस आप लगा ले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स जाए बाहर, सब कुछ पूरा RK जैन इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनके पास अब ऑप्शन नहीं है, या वो पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन दी कोर्सेज। तो देखो इधर सब लोग फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर की बात अगर करी जाए तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर ऐसे लीवर है जिसमें लीवर में एक्चुअली 3 चीजें होती हैं। एक होता है फल्क्रम, ठीक है ना, एक होता है एफर्ट और एक होता है लोड, 3 चीजें होती हैं। तो अगर हम फल्क्रम बीच में लगा दें, ठीक है ना, फल्क्रम क्या कर दें बताओ, बीच में लगा दें, और लोड ले लें इधर साइड और एफर्ट ले लें इधर साइड, ठीक है ना, तो ये लोड है और ये एफर्ट है, ठीक है ना। तो अगर इस वाले पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं, तो ध्यान रखना जो फल्क्रम है वो बीच में आता है लोड और एफर्ट के। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है कि फल्क्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है ना, एफर्ट और लोड के बीच में रहता है हमारा फल्क्रम, ठीक है। So what is the concept regarding this? If we taking a movement about C point and equating to the 0, or if that distance is A and that distance is B, so the formula क्या होगा बता सब लोग, लोड जो मूवमेंट देगा W इंटू A देगा और उतना ही मूवमेंट कौन देगा, P इंटू B देगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो लोड है और जो एफर्ट है उसका रेशियो अगर हमें निकालना हो तो दैट विल बी दी V बाई A, और दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो B बाई ए की अगर वैल्यू की बात करी जाए तो ये B बाई ए क्या है, ये B बाई ए कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी इक्वल्स टू 1, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट क्लास लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज एक से बड़े, एक से छोटे और एक के बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि फल्क्रम को तुम जहाँ सेट करोगे उस हिसाब से मूवमेंट ये रेशियो बन के तैयार होगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं फर्स्ट क्लास लीवर के, देखो ये सब लोग एग्जाम्पल को अगर मैं देखना चाहूँ तो these are the examples of first class lever। तो फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल है यही, ये देख रहे हो सब लोग सीसॉ, बीच में फल्क्रम लगा हुआ है और साइड में क्या है बताओ, इनपुट फोर्स है या आउटपुट फोर्स या बोल सकते हो लोड और एफर्ट, ठीक है ना। कैंची को देखो सब लोग, बीच में फल्क्रम लगा है और इधर साइड लोड है और इधर साइड एफर्ट है। प्लायर को देखो, प्लास जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, प्लायर हो गया और सीजर्स हो गई और सीसॉ हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर। इसके साथ साथ ये देख रहे होगे सब लोग इस रॉड को जो किसी भी चीज को उठाने के काम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये फल्क्रम बीच में है और लोड और एफर्ट किनारे। एक और एग्जांपल अगर देखा जाए जो बोट वगैरह के लिए देखते हैं हम लोग, बोट में जो नाविक होता है उसमें भी फल्क्रम कहाँ है, यहाँ बीच में फल्क्रम लगा हुआ है और इधर हमारा एफर्ट लगता है,
और इधर हमारा क्या है बताओ, लोड, जो पानी जिससे हम निकाल रहे होते हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट क्लास लीवर। तो ये बेसिक स्कूल लेवल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्लास लीवर कौन कौन से हैं। तो आर्म ऑफ द मैन, फर्स्ट क्लास के साथ साथ हमें सेकेंड क्लास को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्म ऑफ द मैन अभी मैं बताऊंगा ये हमारा थर्ड क्लास लीवर होता है। पेयर ऑफ सीजर्स फर्स्ट क्लास लीवर है, ठीक है। पेयर ऑफ क्लिनिकल टोंग, टोंग्स जो यूज होते हैं वो हमारे थर्ड क्लास में यूज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर विल बी दी बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आर्केजन में ऑल ऑफ द अबव आंसर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आर्म ऑफ द मैन फर्स्ट क्लास लीवर हो। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, द आंसर विल बी पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग और भी लीवर देख सकते हैं, जैसे सेकेंड क्लास लीवर को मैं दिखा दे रहा हूँ इधर। These are the second class lever. सेकेंड क्लास लीवर को अगर देखोगे सब लोग, तो जो व्हील बैरो होता है, सेकेंड क्लास लीवर को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सारी चीजें शिफ्ट होना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। अब सेकेंड क्लास लीवर में तुम लोग देखोगे कि स्टेपलर हो गया, ठीक है ना, नेल कटर हो गया, ये देख रहे हो सब लोग, ये सेकेंड क्लास लीवर में आते हैं। होल पंचर हो गया, ठीक है ना, ये दैट इज द होल पंचर। स्टेपलर, दीज आर द स्टेपलर्स, ठीक है। नट क्रैकर, दैट इज द नट क्रैकर। बॉटल ओपनर, ये भी हमारा सेकेंड क्लास लीवर में आ गया। नेल क्लिपर जो होते हैं, ये दैट इज द नेल क्लिपर। पेपर कटर, ये पेपर कटर है। और ये अपना व्हील बैरो है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को उठा के, कूड़ा उठाने वाली मशीन जैसे बोलते हैं। दैट इज द सेकेंड क्लास लीवर्स। तो सेकेंड क्लास लीवर में किसी को भी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो जो हमारा फलक्रम वाला पार्ट है वो किनारे है, ठीक है ना। फलक्रम वाला पार्ट कहाँ है बताओ, किनारे। तो सेकेंड क्लास लीवर में कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। सेकेंड क्लास लीवर को अगर देखोगे तुम लोग, तो उसमें हमारा जो फलक्रम है वो किनारे हो जाएगा, लोड बीच में आ जाएगा और एफर्ट ऊपर हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल बी सेम। तो सेकेंड क्लास में हमारा कौन बीच में रहता है, लोड विल बी, लोड एट मिड। और फर्स्ट क्लास लीवर में कौन मिड में रहता है, फलक्रम विल बी मिड। फलक्रम इज बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर लोड होता है पी और डब्ल्यू के बीच में। इस हिसाब से अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, तो मूवमेंट हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अब फलक्रम के अबाउट ही लोगे मूवमेंट, इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू देगा मूवमेंट ए डिस्टेंस के साथ, और पी जो मूवमेंट देगा, ध्यान देना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी अभी, डिस्टेंसेस को लेके ध्यान रखना। मैंने डिस्टेंसेस जो सेट करी थी वो ऊपर ही सेट कर दी थी, कि डब्ल्यू की जो डिस्टेंस होगी फलक्रम से वो ए होगी, और पी की डिस्टेंस फलक्रम से बी होगी। इसका मतलब ये हुआ, डब्ल्यू की डिस्टेंस तो ए हो गई, लेकिन पी की डिस्टेंस फलक्रम से कितनी हो जाएगी, बी। तो दैट इज द डिस्टेंस बी। इसके हिसाब से पी जो मूवमेंट देगा वो बी डिस्टेंस के साथ देगा, और डब्ल्यू अपॉन पी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा बी अपॉन ए।
और दैट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। और अगर इस जगह देखो तो बी ए से बहुत ज्यादा है, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड क्लास लीवर के एक से ज्यादा होते हैं। और अगर सेकेंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बेनिफिट मिल रहा है, कम लोड लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी ज्यादा बड़ी चीज को उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, लोड बड़ा और पी की वैल्यू छोटी। तो सेकेंड क्लास लीवर में यही है। स्टेपलर देख रहे हो ना, स्टेपल करते समय हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इजीली हम लोग स्टेपल कर लेते हैं। बॉटल को ओपन करने के लिए इजीली हम कम एफर्ट लगा के ज्यादा बड़ा लोड उठा सकते हैं। तो यही सारे बेनिफिट्स है सेकेंड क्लास लीवर के। तो और थर्ड क्लास लीवर को भी हम लोग यही साथ साथ देख लेते हैं। थर्ड क्लास लीवर की अगर बात करी जाएगी तो अब इसमें कौन कौन बीच में आ जाएगा। थर्ड क्लास में फलक्रम अभी भी किनारे रहेगा, बस बीच में एफर्ट आ जाएगा और किनारे कौन चला जाएगा, लोड। तो अब एफर्ट बीच में और लोड किनारे, ठीक है ना। लोड किनारे होगा और एफर्ट बीच में होगा। तो एफर्ट की जो डिस्टेंस होती है वो सबको पता है, बी है, और लोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए। तो इस हिसाब से अगर हमें मूवमेंट निकालना होगा कभी भी, तो सिग्मा एम ए इज इक्व टू 0 करोगे तो समझ में आ रहा होगा सबको, P इंटू बी बराबर डब्ल्यू इंटू ए। तो डब्ल्यू अपॉन पी की वैल्यू जो आएगी वो ए अपॉन बी आएगी, सॉरी बी अपॉन ए आएगी, और ये वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज थर्ड क्लास लीवर का थर्ड ही होता है, मतलब एक से कम होता है, ठीक है ना। ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है ना। कभी कोई कंफ्यूजन रहता है थर्ड का क्या होता है, सेकंड का क्या, सेकंड का ज़्यादा होता है, थर्ड का कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कम है लेकिन रिस्पॉन्स रेट क्या है, वो फास्ट है, ठीक है। जैसे चिमटा वगैरह देखते हो हम लोग घर पे यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द टोंग विच इज द चिमटा, ठीक है। तो उसका भी हम लोग थर्ड क्लास लीवर में ही यूटिलाइज करते हैं। लोड किनारे रहता है और बीच में हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखो सब लोग, बास्केटबॉल बैट, बेसबॉल बैट सॉरी, ब्रूम जो सफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द ब्रूम, दैट इज द बैट। डोर इज द ऑल्सो एग्जाम्पल, कॉर्नर पे देख रहे होगे सब लोग, डोर में हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट लोड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। फिशिंग रॉड, ये वाला फिशिंग रॉड का एग्जांपल है। ट्विजर्स किसे कहते हैं, देखो तो सब लोग, ट्विजर्स कौन से ट्विजर्स होते हैं, इन्हें ट्विजर्स कहा जाता है, ठीक है ना। ट्विजर्स वही है, टोंग की तरह ही ट्विजर्स होते हैं, बस ये यूटिलाइज किए जाते हैं एज अ, बोला जाए तो जो टोंग की तरह ही हम लोग इनको यूज करते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ों को उठाने के लिए। हम लोग जैसे मोबाइल वगैरह की शॉप में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही जो बहुत ही फाइन चीज़ें हैं उनको हम लोगों को कभी भी उठाना हो तो हम लोग इन ट्विजर्स का यूज करते हैं। इसके साथ कैटपल्ट भी होता है जो सब लोगों ने देखा होगा। इसका अच्छा थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस हैं, कहीं कहीं पर इसे फर्स्ट क्लास लीवर भी लिया गया और थर्ड क्लास लीवर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन। अब जब लोग गुलेर देखा है ना, सब लोगों ने गुलेर को हम लोग देखें तो कभी कभी लगता है कि हमारा फर्स्ट क्लास लीवर हो सकता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में थर्ड क्लास लीवर लिया जाता है। ह्यूमन आर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब जरा ह्यूमन आर्म को गौर से देखो, यहाँ पर पाइवोट लगा हुआ है, दैट इज द पिवोट, और ये हम लोग, दैट इज द पाइवोट पॉइंट, और ये हमारा लग रहा है एफर्ट, और ये है हमारा लोड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही चीज हमारी एफर्ट बीच में और लोड किनारे और पाइवोट किनारे, ठीक है ना। तो दैट इज द एग्जांपल। तो आर्म वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ से क्लियर हो गया है कि वो थर्ड क्लास लीवर ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन। पेयर ऑफ द स्मिथ स्ट्रॉन्ग इज एन एग्जांपल ऑफ विच लीवर। तो स्मिथ स्ट्रॉन्ग की अगर बात करी जाए तो स्मिथ स्ट्रॉन्ग को अगर देखा जाएगा
तो एक्चुअली में प्रैक्टिकल इस चीज़ को लेके देखा जाए तो स्मिथ स्टोंग जो होती हैं, मतलब जो फोर्जिंग शॉप में टोंग्स यूज करी जाती हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल। टोंग एक्चुअली हमेशा सेकेंड क्लास लीवर में ही आता है, ठीक है ना, टोंग सॉरी थर्ड क्लास लीवर में, नॉट द सेकेंड, थर्ड क्लास लीवर में आता है हमेशा, तो वी विल प्रेफर दी थर्ड क्लास लीवर। बट फिर से इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि कैंची की तरह भी टोंग्स होती हैं जो यूज करते हैं, तो फर्स्ट क्लास लीवर भी हो जाता है। तो 127 में हमारे हिसाब से थर्ड ऑर्डर है, बिकॉज ऑफ द जनरल टोंग को हमेशा थर्ड क्लास लीवर में ही रखा जाता है, तो यू हैव टू टेक द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, इन द लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम आर ओरिएंटेड एज। अभी मैंने बताया कि थर्ड क्लास लीवर में फल्क्रम किनारे होता है, एफर्ट बीच में होता है और लोड, एफर्ट बीच में होता है और लोड किनारे होता है, ठीक है ना, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो पूछा जा रहा है कि लीवर थर्ड लोड एफर्ट पी में, तो कौन बीच में, पी बिटवीन डब्ल्यू एंड एफ, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर, इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है, याद रखना सब लोग। अच्छा दूसरी चीज है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो एक से क्या होता है, कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 129, द एंगल which is an inclined plane make with horizontal when the body placed on it is about to move down is known as। तो ध्यान रखना कि कोई भी बॉडी है और कोई भी ब्लॉक है किसी सरफेस पर रखा हुआ है और दैट एंगल इज थीटा, ठीक है, और सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है और मास एम रखा हुआ है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा डिग्री एंगल बढ़ाते चले जाते हैं, तो व्हेन वी इंक्रीज थीटा, अगर हम थीटा को क्या करें बताओ, इंक्रीज करें, और म्यू से हम समझ रहे होंगे सब लोग कि 10 फाई जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, तो यू कैन फाइंड आउट द फाई व्हिच इज द 10 इनवर्स म्यू। तो अब नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। अब जैसे जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे, थीटा बढ़ाने से होगा क्या कि mg sin थीटा बढ़ेगा, और mg sin थीटा अगर बढ़ता है तो ध्यान देना सब लोग, अगर mg sin थीटा बढ़ेगा तो इसकी वजह से फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ते 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 एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच जाएगा जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगेगा। ध्यान देना सब लोग, और उस समय ये जो एंगल होगा दैट एंगल इज अल्फा विच इज ग्रेटर देन थीटा, और नीचे की तरफ अब जो फोर्स लग रहा होगा वो mg sin अल्फा लग रहा होगा, ठीक है। ये बात है कि हर समय mg sin अल्फा फ्रिक्शन को बैलेंस ही करेगा, ठीक है ना, बट mg sin अल्फा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को जब बैलेंस करने लगेगा तो ये जो एंगल हो जाता है दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि जस्ट नीचे की तरफ क्या होने वाला है, जस्ट स्टार्ट दी मोशन, मतलब अब अगर थोड़ा भी तुमने थीटा बढ़ाया तो फिर से mg sin अल्फा बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ पाएगा, तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है सब लोगों को। तो यहां रेस्ट है, यहां जस्ट स्टार्ट दी मोशन है, और अब हमने थीटा और बढ़ा दिया, इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से भी बड़ा थीटा है, तो अब क्या होने वाला है, अब ये स्लिप कर जाएगा नीचे, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आई सब लोगों को। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू दिस। तो आंसर क्या आएगा बताओ इसका, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है, ठीक है ना, तो दैट एंगल ऑफ रिपोज विल बी
अल्फा विल बी इक्वल्स टू द फाई। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। बहुत ही आसान तरीके से आया है। अगर तुम एम जी साइन अल्फा को एफ आर मैक्सिमम के बराबर कर दो, सॉल्व करके यही डेरिवेशन हो जाएगा। इन एक्चुअल मशीन्स द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी रेशियो। तो एक्चुअली जो मशीन की अगर हम बात करें, लिफ्टिंग मशीन की अगर हम बात करें, तो लिफ्टिंग मशीन के साथ में दो तरह की मशीन होती हैं। एक मशीन होती है जिसका नाम होता है आइडियल मशीन, और एक का नाम है प्रैक्टिकल मशीन। अब जो आइडियल मशीन है उसकी इफिशिएंसी 100% होती है, और जो प्रैक्टिकल मशीन होती है उसकी इफिशिएंसी 100% से कम होती है। और जो इफिशिएंसी होती है दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के रेशियो को इफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर है? और इस चीज के हिसाब से देखा जाए कि इट विल बी इक्वल्स टू दी वन, इट विल इक्वल्स टू दी वन फॉर द आइडियल मशीन, इक्वल्स टू वन आइडियल मशीन। इस हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है, लेकिन इट इज लेस देन वन फॉर द प्रैक्टिकल मशीन। इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा बताओ, वेलोसिटी रेशियो से कम ही रहेगा, क्योंकि द रेशियो विल बी लेस देन, ठीक है ना। और अगर रेशियो ही एक से कम है तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से कम होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, ठीक है ना। बात समझ में कि एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ओवरकम करने के लिए ये, अब इसी तरह से इफिशिएंसी दो और फॉर्मूले में बदल जाती है। प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करें कि जब हम एफर्ट लगा रहे होते हैं तो उतना एफर्ट हमें ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर मशीन हमारी प्रैक्टिकल मशीन है तो जितना एक्चुअली में जो लोड लटक रहा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करना कि अगर मैं किसी लोड को उठा रहा हूँ तो ये जो लोड है 1000 न्यूटन का, और हम जो एफर्ट लगाने वाले हैं, क्लियर है, अगर ये प्रैक्टिकल मशीन है तो इसका मतलब हुआ कि 1000 न्यूटन लोड को उठाने के लिए हमें एफर्ट अब 1000 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इट विल बी मोर देन 1000। बात समझ में है कि नहीं सब लोगों को? तो हमें एक्चुअली में एफर्ट की वैल्यू ज़्यादा लगानी पड़ती है, जबकि आइडियल एफर्ट जो है वो क्या है हमारा, कम है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आइडियल एफर्ट बटे एक्चुअल एफर्ट जो होता है उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं इफिशियंसी, ठीक है। आइडियल कम होता है और एक्चुअल ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसी तरह जो एक्चुअल, जब हम लोग लोड के हिसाब से देखते हैं तो लोड में एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाई आइडियल लोड की बात करते हैं, क्योंकि आइडियल लोड में फ्रिक्शन का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तो इट मीन्स आइडियल लोड एक्चुअल लोड से ज़्यादा होता है, जबकि आइडियल जो हमारा जो एफर्ट जो है, आइडियल एफर्ट जो है वो आइडियल एफर्ट जो है वो एक्चुअल एफर्ट से क्या है, कम है। दैट इज़ अ होल थिंग रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से लिफ्टिंग मशीन को मैंने रिवीजन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में कवर किया है, तो वहाँ पे आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी उतने के लिए बहुत सफिशिएंट था। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन द वेलोसिटी रेशियो, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी रेशियो, तो इट इज 31 बिल्कुल सिंपल, अभी मैं ऊपर बताया। 132 the velocity ratio in case of the inclined plane at angle theta to the horizontal and weight is being pulled the inclined plane by the vertical effort। तो देखो इधर सब लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो थीटा डिग्री के प्लेन पर रखा हुआ है, और उसको हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है, सर्टेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है ना। एंड वेट इज बीइंग पुल्ड, तो वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और एफर्ट लगा के हम इस लोड को वहाँ ले जाना चाहते हैं, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस कि दिस
total displacement from this to this. That is a vertical displacement, which is the h. That angle is theta, and the displacement along the plane will be the s, और s is nothing, which is the ab. तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है along the plane. ठीक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट along the plane. अब बात यहां पर समझनी है हम लोगों को कि हमें वेलोसिटी रेशियो चाहिए. एक्चुअली वेलोसिटी रेशियो पहले क्या होता है उसको समझ लो. वेलोसिटी रेशियो बहुत लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा होगा. वेलोसिटी रेशियो एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी बटे लोड के द्वारा चली गई दूरी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड. एफर्ट कितना दूरी चलता है और लोड कितना दूरी चलता है, इस बिहाफ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, एफर्ट के द्वारा क्या चली गई दूरी होगी, एफर्ट वर्टिकल है. और ध्यान रखना सब लोग, एफर्ट अगर वर्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें वर्टिकल लेना पड़ेगा. बात समझ में आ रहा है सब लोगों को, हमें वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेना पड़ेगा. दैट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज यूटिलाइजिंग इन द केस ऑफ द एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी. और जो इसका भार नीचे की तरफ लग रहा है along the plane which is the w sin theta, तो ब्लॉक का चलना क्या है, ब्लॉक का चलना मतलब लोड का चलना. लोड का चलना मतलब लोड कितना है, लोड कितना है बता सब लोग, लोड है w. तो w sin थीटा लोड है, और w sin थीटा यहां से इस तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और यहां पहुंचता है w sin थीटा. तो w sin थीटा ने AB दूरी चली, तो h अपॉन AB. तो लोड है हमारा w sin थीटा जो चलेगा AB दूरी. तो h AB कितना होगा, इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो सब लोग. यूज द sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो AB will be the h upon sin theta. So by this you can find out the ratio, which is the velocity ratio, or that will be the sin theta. So according to this the answer will be sin theta A. तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो एफर्ट है एक्चुअली वर्टिकल होना चाहिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेगा, और प्लेन के अलोंग जो लोड लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट प्लेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा s. तो दोनों का रेशियो निकाल के हम लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 133. When P is the effort and W is the load, then linear law of machines is given by the relation. तो लिफ्टिंग मशीन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो लोड और एफर्ट होता है वो आपस में एक रिलेशन से कोरिलेटेड होते हैं. वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ. ठीक है ना, तो लोड इज हेयर एंड एफर्ट इज हेयर. ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि कोई एक कर्व बनाते हैं हम लोग y वर्सेस x में. ठीक है, तो अलग अलग लोड के लिए हमें अलग अलग एफर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है ना, तो अगर मशीन आइडियल की बात करी जाए, अगर मशीन आइडियल है तो इसका मतलब क्या है, आइडियल मशीन ये है कि अगर लोड ही नहीं होगा तो उस समय P रिक्वायर्ड जो है वो जीरो होगा. किसी ना किसी जीरो लोड के लिए एफर्ट भी जीरो ही रहता है. ठीक है ना, अब जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग P रिक्वायर्ड भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है. तो ये जो बढ़ता है अलग अलग लोड के लिए, मतलब W1 लोड लगा रहे हो तो तुमको एक सर्टेन लोड की ज़रूरत रहेगी P1, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग एफर्ट की ज़रूरत रहेगी. तो इस बिहाफ पर जो कर्व ड्रॉ होता है दैट इज़ द लीनियर लाइन. ये तब के लिए है जब कैसा सिचुएशन है बताओ, आइडियल मशीन. तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ये एंगल थीटा होगा
तो वी कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन tan थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है ना, m इज द स्लोप, पी डब्ल्यू लाइन, क्लियर है। और इस मशीन की अगर बात करी जाए तो इक्वेशन ऑफ आइडियल मशीन की बात करी जाए तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक रेखा का समीकरण होता है और मूल बिंदु से होकर जाता है, 0 0 से होकर जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, P बराबर y बराबर mx एम डब्ल्यू। तो अगर हमें स्लोप पता है, स्लोप गिवन है मतलब m गिवन है और m गिवन है, तो किसी भी w के लिए हम p निकाल सकते हैं, बात समझ में आएगी नहीं, तो दैट इज द इक्वेशन। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल मशीन, there will be friction losses, और अगर फ्रिक्शन लॉसेस हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब तुम्हारे पास लोड होगा ही नहीं तो उस समय हमें तब भी रिक्वायर्ड एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, ये कुछ ना कुछ होगा, क्लियर है सब लोगों को। और आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाई सी, क्लियर है। तो ये वो रिक्वायर्ड एफर्ट है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पता है ना हम सब लोगों को कि लोड तो है ही नहीं और फिर भी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इट मीन्स हम लोड नहीं उठा रहे हैं, हम लोड को ओवरकम नहीं कर रहे हैं, हम ओवरकम कर रहे हैं फ्रिक्शन को। तो इस बिहाफ पर अगर हम कभी भी कर्व ड्रॉ करते हैं, इस बिहाफ पर अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं W वर्सेस P के बीच में, तो एक बात ध्यान देना कि जब लोड 0 होगा तब भी कुछ ना कुछ एफर्ट लग रहा होगा और दैट एफर्ट विल बी दी C, मतलब P का जो वैल्यू है वो C के बराबर है, मतलब जब W 0 है तब P जो है वो C के बराबर है, क्लियर है। और इसका मतलब है कि अगर W नहीं होगा, W 1 होगा, तो सिंपल सी बात है P का वैल्यू, जब W 1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो P आने वाला है, जो P आने वाला है, ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, अगर आइडियल मशीन की बात करते, अगर मशीन आइडियल होती तो क्या कर्व इस तरह बनता, मतलब W1 लोड के लिए हमको सर्टेन किसी एफर्ट की रिक्वायरमेंट रहती, बट चूंकि हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी काम करना है तो ये एफर्ट जो हमें चाहिए होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो ये एफर्ट एक्चुअली हमें जरूरत रहेगा और दैट एफर्ट इज नथिंग बट दैट इज द C। तो इस बिहाफ पर अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि W1 के लिए जो हमें एफर्ट चाहिए वो P1 है और P1 एफर्ट जो है वो हमारे पास जो पहले वाला जो एफर्ट था, ये वाली लाइन आइडियल मशीन के लिए थी, आइडियल मशीन के लिए P बराबर mW था, तो सिंपल सी बात है P1 mW1 तो होना ही चाहिए था, यहां तक mW1 और प्लस में इसमें एक्स्ट्रा कौन जुड़ गया, C। तो ये तब के लिए है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब आइडियल एफर्ट की बात कर रहे हैं, और ये C एक्स्ट्रा आ गया जो क्या है बताओ, एफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। इस बिहाफ पर अगर हम लोग P बराबर फॉर्मूला बनाना चाहें तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू द mW प्लस C। ठीक है, तो ये कब के लिए है बताओ, फॉर आइडियल मशीन। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइडियल मशीन के लिए हम P बराबर mW प्लस C यूज करते हैं। तो हमेशा जब भी ये लाइन होगी तो वो उसके बीच में हमेशा जो गैप रहेगा वो C का बना रहेगा हर तरफ, जैसे यहाँ पर C का गैप है, तो दैट इज इक्वेशन।
और here there is two unknowns m and c और both are constant. तो अगर हमें दो इक्वेशंस पता हो, दो डाटा पता हो कि इतने लोड के लिए इतना एफर्ट, इतने लोड के लिए इतना एफर्ट, तो एम और सी का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास ये मशीन इक्वेशन भी बनके तैयार हो जाएगी. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 134 देखो. इन अ सिंपल स्क्रू जैक द पिच ऑफ द स्क्रू इज 9 mm एंड द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑपरेटिंग द स्क्रू इज 45 सेंटीमीटर. द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम विल बी. तो एक्चुअली स्क्रू जैक की अगर बात करी जाए तो स्क्रू जैक का क्या सिस्टम है? ऐसे करके एक थ्रेडेड सिस्टम है ना, पूरा इस तरह से लगा हुआ, और किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में हमने इसको जोड़ दिया है. ठीक है. और ये हमारा क्या हो गया, स्टैंड हो गया. ठीक है ना. और यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, डब्ल्यू लोड रखा. हमने इसको एक पर्टिकुलर हैंडल से जोड़ दिया है. ठीक है ना. वी आर अप्लाइंग दिस. तो अगर यहाँ पर एक बात ध्यान देना सब लोग, अगर हम किसी डब्ल्यू लोड को क्या करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर और उसको इस तरह से क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे. जब ये रोटेट होगा यूं इस तरह से, तो क्या होगा, इससे स्क्रू घूमेगा, स्क्रू घूमेगा तो लोड ऊपर की तरफ, लोड ऊपर की तरफ क्या होगा, लिफ्ट होगा. तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो. तो एक बात सब लोगों को दिमाग में फिक्स करनी चाहिए, वेलोसिटी रेशियो होता क्या है. वेलोसिटी होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड. सिंपल सी बात है, लोड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एक चीज सबको पेपर में दी गई है, वो ये है कि दैट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस लीवर, दैट इज द हैंडल, इसका नाम हैंडल है, और इसकी डिस्टेंस एक्सेस से दी गई है कितनी बताओ, एल लंबाई का लीवर. तो एक बात समझो, जब हम ये पूरा हैंडल एक चक्कर रोटेट कर देंगे, एक चक्कर रोटेट करेंगे, तो कितना है घूमेगा, एक चक्कर, एक चक्कर सरकमफेरेंस के बराबर होता है. मतलब एफर्ट जो रोटेशन करेगा वो कुछ इतना रोटेशन करेगा. एफर्ट जो रोटेशन करेगा वो कुछ इतना रोटेशन करेगा. और इस रोटेशन को अगर सब लोग गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये रोटेशन, इसकी लेंथ एल है, तो पूरा कितना रोटेशन होगा यहाँ से यहाँ तक. तो ये रोटेशन जो होगा वो पूरा का पूरा 2 पाई एल के बराबर हो जाएगा. और W वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो अपनी पिच के बराबर, जो थ्रेड के बीच की पिच होगी, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम पिच बोलते हैं. सेम पॉइंट जो स्क्रू पे अवेलेबल होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, एडजेसेंट जो अगला थ्रेड है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो पिच के बराबर होगी. तो लोड उतना ही शिफ्ट होगा जितना पिच होगा. तो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करी जाए तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्क्रू जेक. अब हमें पेपर में दिया गया है कि स्क्रू की पिच जो है वो कितनी है बताओ, 9 mm है, और लेंथ ऑफ जो हैंडल दिया गया है वो 45 सेंटीमीटर है. तो वी कैन कैलकुलेट दी वेलोसिटी रेशियो विद देयर फॉर्मूला 2 पाई इंटू 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 9 mm. तो 9 mm, 45 को सेंटीमीटर को mm में अगर हम बदलेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे. तो टोटल जो सॉल्व होके आएगा वो आएगा 2 पाई 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9. तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 45 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 9. इट विल इक्वल्स टू द 314.15. तो आंसर आ गया 314. तो सी इज द करेक्ट आंसर. अप्रोक्सीमेटली इट विल इक्वल्स टू 314. अच्छा क्वेश्चन था स्क्रू चेक का, याद रखना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 135 द इक्वेशन ऑफ द
कैटनरी इन कार्टिजन फॉर्म इज। तो एक बात यहाँ सब लोग ध्यान रखना कि व्हाट इज द कैटनरी। कैटनरी एक्चुअली ये टर्म यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज द हाइपरबोलिक टर्म। कैटनरी होता क्या चीज़ है? सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग रोड में ट्रैफिक पे अगर सब लोग देखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, किसी जगह पर अगर साइड रोड के साइड में या कहीं पर भी हमें कोई बाउंड्री बनानी होती है तो हम उस तरह से कुछ इस तरह के सिस्टम यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर फॉरेन वगैरह में या अब इंडिया में भी होते हैं, इस तरह से एक चेन सिस्टम होता है और इस चेन तरह से ये चेन आपस में पूरा इंटरकनेक्टेड होती है और इस तरह से और भी पोल्स होते हैं ज़मीन में लगे होते हैं जिनके थ्रू ये चेन्स क्या होती हैं, इस तरह से चेन अपने वेट की वजह से इस तरह से हैंग करता है। ठीक है, तो जो ये हैंगिंग है ये दैट इज द हैंगिंग ऑफ चेन। चेन, रोप, ब्रिजेस वगैरह में देखा होगा, टेलीफोन वायर्स देखे होंगे, अपने सेल्फ वेट की वजह से वो क्या करते हैं, है ना, ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इस कर्व को बोला जाता है कैटनरी कर्व। ये जो कर्व आप लोग देख रहे हैं, that curve is called the catenary curve। और एक्चुअली with the help of derivation of this curve that will be in hyperbolic कर्व होता है। ये एक हाइपरबोलिक कर्व होता है और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से आता है। ध्यान रखना, इसको मैं हमेशा किसी बीम के डिफ्लेक्शन में या किसी वायर के, रोप के अपने डिफ्लेक्शन में, ट्रॉली वायर के जो क्वेश्चंस में कराया हूँ आरके जैन के स्टार्टिंग में, तो वो सब भी इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इफ वी कट दिस स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ पार्ट, so we will take care of this free body diagram of this chain. So there will be a two type of tensions, here tension will be T and here tension will be different। टेंशन बदल जाता है, ध्यान रखना, रस्सी में टेंशन बदलता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है और इसका खुद का यहाँ पर सेल्फ वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। और अगर ये लंबाई बहुत ही छोटी है, ds लंबाई है, तो ये वेट w रेट ऑफ लेंथ हो, चेंज ऑफ मतलब एक तरह से पर यूनिट लेंथ के लिए वेट w हो गया, तो ds लंबाई के लिए w ds वेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बैलेंसिंग से आता है और इस तरह से अब हम फोर्स ब्रेक कर लेते हैं। आई एम नॉट ड्राइविंग द होल इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, that will be the horizontal component। Here is also the horizontal component, vertical component, or here is also the vertical component। So along the horizontal component, that is the horizontal component, that is the vertical component, similarly that is the horizontal component और that is the vertical component। ये दोनों तो हमेशा बराबर रहते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है, इट विल रिमेन सेम। ठीक है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। इन वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं कि जैसे वर्टिकल कंपोनेंट इसका प्लस w इंटू डी एस बराबर जो वर्टिकल कंपोनेंट T1 का था, इसको इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं पूरा, दैट इज द सिंपल इक्वेशन। ठीक है, व्हेन वी डिराइविंग दिस और इसको हम सॉल्व करते जाते हैं तो हमें एक इक्वेशन गेट होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं सॉल्व करके और फाइनली हमें एक इक्वेशन मिलता है। वही मैं यहाँ पर आप सबको बता दे रहा हूँ कि दैट विल बी दी y इज इक्वल्स टू c cos hyperbolic, y is equals to c cos hyperbolic x by c। तो that is the cosine hyperbolic। कर
तो बस इतना रिमेंबर रखो, हर क्वेश्चंस में बहुत इन डेप्थ में जाने की इतनी जरूरत है नहीं. हाउ यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. सो वी आर नॉट deviating our whole time to find out the what is a derivation. हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया कि यूज कहाँ होता है, कैसे काम करता है, और बस यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज द मैथमेटिक्स. बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा कंपोनेंट्स है. कंपोनेंट के बाद में टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स में बदलेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स को सॉल्व आउट करेंगे, आगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. तो फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों को, है ना, जो सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं. वेरिएबल सेपरेशन लगा के हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कॉस के फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में बदलता है. हाइपरबोलिक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, तो उससे बन जाएगा ये. ठीक है, तो याद रखना है बस केवल ये हाइपरबोलिक है और कॉस में. और कैटनरी नया वर्ड है आप सबके लिए, तो वो भी पता होना चाहिए कैटनरी का मीन्स होता क्या है. जो हम सब लोग सड़क पे देखते हैं ट्रैफिक वगैरह पे, जो इस तरह से चेन सिस्टम होता है, जिस तरह का मुड़ा हुआ एक कर्व है, डिफ्लेक्टेड कर्व है, ड्यू टू इट्स ओन वेट विच इज द कैटनरी. ठीक है, क्वेश्चन 136, अ केबल विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड per horizontal meter run will take the following shape. Will take the following shape. तो ये मैं आर्केजन का बहुत पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ, दैट आंसर इज द पैराबोला, और मैंने डिराइव भी किया है. तो सब लोग इसके लिए सी तो इसके लिए आर्केजन का आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं. पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर अप्रॉक्सीमेट 53 कराया था, तो इट इज सेम एज क्वेश्चन 53. If V is the vertical load at the support end and H is the horizontal tension, the maximum tension in the string will be. तो ये उसी क्वेश्चन को घुमा, उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. कोई रोप है, रोप पे जो टेंशन की बात करी जा रही है, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे टेंशन के बारे में, तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पर टेंशन ये होता है और यहाँ पर टेंशन ये होता है. दैट इज अ TH टेंशन विच इज हैविंग अ, मैं इसको थोड़ा सा जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से बता दे रहा हूँ. तो दैट इज द टेंशन T which is the H for horizontal tension. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये हमारा बॉटम पॉइंट है, और इसके बाद हम अलग अलग पॉइंट पर जाते जाएंगे. जैसे से अलग अलग पॉइंट पर जाते जाएंगे, तो ये हमारा मान लो एक स्टार्टिंग पॉइंट था A, यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक यहाँ पर सपोर्ट है, तो दैट इज द पॉइंट B. ठीक है, तो इस जगह पर जो टेंशन होगा T होगा, बट यहाँ टेंशन T नहीं होगा, यहाँ टेंशन अलग होगा, यहाँ टेंशन T1 है. तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल. तो दैट T1 इज द अंडर रूट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर. तो ये जो T1 होता है एक्चुअली में ये मैक्सिमम टेंशन होता है, और ये जो टेंशन होता है वो क्या होता है, मिनिमम. मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब भी कभी रोप इस तरह से दो सपोर्ट के सहारे होती है, तो टेंशन विल बी मिनिमम, टेंशन विल बी मिनिमम एट मिड, और वो किसके बराबर होगा, हॉरिजेंटल टेंशन. और टेंशन विल बी मैक्सिमम
विल बी मैक्सिमम एट सपोर्ट, और वो कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच का मतलब समझो, एच इज द हॉरिजेंटल टेंशन जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बात, ये बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके रखो, हर पॉइंट पर एच टेंशन हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। हर जगह पर हॉरिजेंटल टेंशन बदलता नहीं। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो वर्टिकल वेट है उस रोप का, उसकी वजह से वर्टिकल टेंशन बदल रहा है। हॉरिजेंटल टेंशन ये जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा इसमें मैक्सिमम टेंशन वो कितना होगा, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 137 डी। These all things is related to the ट्रॉली वायर जो मैंने 53 क्वेश्चन कराया था पार्ट 2 में, उसको देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आर्केशन में होते हैं तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू ऑल। अब किस क्वेश्चन को किस तुक से पूछा जा रहा है, स्ट्रिंग की बात करके टेंशन पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ होगा, तो इट बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने मान लो ऐसा केस ले लिया, मैंने कहा कि भाई ये रस्सी है, ये ब्लॉक है, ठीक है, और रस्सी क्या है, ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है, अब कोई मास ही नहीं है इसका। तो बताओ अगर हम रस्सी में टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन विल बी सेम एट ऑल पॉइंट, समझ गए, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। लेकिन अगर रस्सी क्या है बताओ, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब मास है, हैविंग मास, तो अगर मास होगा तो सिंपल सी बात है W यूनिट पर लेंथ रन होगा, जो भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मास आता जाएगा ऐसे। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ टेंशन क्या होगा, विल बी डिफरेंट डिफरेंट एट ईच पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंशन होगा। और यहाँ पर जैसे मैं स्टार्टिंग एंड और बीच के 3 पॉइंट लेके बताता हूँ, तो सिंपल सी बात है, अगर रस्सी का बी ये वाला बी वाला पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर केवल केवल W होगा और उतना ही टेंशन आएगा T। तो T जो B पर है वो W के बराबर होगी। C पर अगर तुम्हें टेंशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, C के नीचे जो रस्सी है और जो भार है उतना ही टेंशन TC लेगा, और वो कितना होगा, TC हो जाएगा बराबर, जो भार था W प्लस रस्सी का अपना खुद का भार होगा WL/2। और अगर A की बात करते हैं हम लोग, A के बारे में बात करते हैं तो A पॉइंट पर पूरी रस्सी और W, ये TA आ जाएगा। अब ये पूरी लंबाई L लंबाई की रस्सी है, तो TA जो होगा वो बराबर किसके होगा, जो भार वो संभाल रहा है वो तो होगा ही होगा, प्लस रस्सी का एक्स्ट्रा भार आ जाएगा, स्मॉल W इंटू L। तो तुम समझ पा रहे होगे सपोर्ट पे टेंशन सबसे क्या है बताओ, ज़्यादा है। तो ये स्ट्रिंग ऐसी है। अब रस्सी किस तरह की क्या सिचुएशन है ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस बिहाफ पे हम लोग आंसर टिक लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। अब जैसे इस बिहाफ पे हमने रस्सी की बात करी, अब मान लो रस्सी का जो हम केस कर रहे थे वो वाला केस इस तरह से रस्सी थी, ऐसे 2 सपोर्ट लगा रखे थे, यहाँ पर एक सपोर्ट लगा रखा है, सेम लेवल के 2 सपोर्ट हैं, ठीक है ना। अब इस जगह पर टेंशन कितना होगा, हॉरिजॉन्टल टेंशन होगा, यहाँ पर जो टेंशन होगा दैट विल बी दी इन H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई वैल्यू 5 है और 5 का स्क्वायर अगर 25 आता है और प्लस में कुछ भी ऐड करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, हमेशा ही ज़्यादा आएगा, समझ में है कि नहीं। तो दैट टेंशन जो यहाँ पर टेंशन है C पर और ये टेंशन B पर जो है, TB और TC की अगर बात करी जाएगी तो हमेशा TB TC टेंशन में TC टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉरी TB टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और TC टेंशन क्या होगा, कम। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो ये सपोर्ट है हैविंग अ मैक्सिमम टेंशन। तो जो क्वेश्चन ये दिया गया है ये आर्केजन का मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन
एक तरह से बोला जाए तो मतलब कोई तरह का सेंस नहीं है क्वेश्चन का, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को डिफाइन किया सकता है। तो अगर मैं ऑर्डर वाइज देखूं कि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया सब लोगों को, 137 कराया, 138 कराया, तो दीज ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस बिहाफ पे अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से आंसर होगा सपोर्ट्स पे टेंशन मैक्सिमम होगा। लेकिन आरके जैन मिडवे ले रहा है टेंशन, जो कि रॉन्ग है। मिडवे में टेंशन हमेशा मिनिमम होता है। तो राइट सपोर्ट और लेफ्ट सपोर्ट दोनों ही आंसर होंगे, क्योंकि दोनों सपोर्ट अगर सेम लेवल पे हैं तो सपोर्ट पर टेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट आंसर एंड दैट बोथ आंसर आर करेक्ट, लेफ्ट सपोर्ट एंड राइट सपोर्ट। मिडवे विल बी द इनकरेक्ट आंसर बिकॉज इट हैविंग अ मिनिमम टेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। Question 139. When two elastic bodies collide with each other, the phenomena of the collision takes place because of two bodies. अब जब भी दो बॉडी कोलाइड करती हैं, ध्यान देना, अगर एक बॉडी है और एक बॉडी है, कोलिजन कैसे होता है मैं वो समझा दे रहा हूँ। सपोज एट ये किसी u1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये किसी u2 वेलोसिटी से आ रहा है, और u1 u2 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये तो बिफोर कोलिजन की बात है। जब कोलिजन हो रहा होगा तो एक बॉल डिफॉर्म हो जाएगी और दूसरी बॉल भी क्या होगी, डिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? मतलब एक बॉल दूसरे बॉल के अंदर इंसर्ट कर जाएगी और दे आर अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स टू ईच अदर। ये इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? तो दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन, जिस पर ये फोर्स लग रहा है। तो ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जो एक दूसरे को नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं। ठीक है ना? अब ऐसी सिचुएशन पर दोनों बॉल आपस में टकराती हैं और डिफॉर्म होती हैं, तो यहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, दोनों बॉल सेपरेट होना चालू हो जाएंगे और अपना नया रूप लेना चालू हो जाएंगे। मैं मान रहा हूँ कि कंप्लीट रीगेन हो गया, इलास्टिक बॉडीज थी। तो अब ये जो चलेगा और ये जो चलेगा, उनकी वेलोसिटी बदल जाएंगी, v2 और v1 हो जाएगी। ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है ना? तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बीच में एक स्टेट आता है जब वो लोग डिफॉर्म होते हैं। ठीक है? तो बोला जा रहा है कि whenever two elastic bodies collide with each other, phenomena takes place immediately after collision come momentarily to the rest. कोलिजन के बाद में वो क्या होंगे, आपस सर्टेन कुछ टाइम बाद रेस्ट में आ जाएगी ड्यू टू सर्टेन फ्रिक्शन। टेंड टू कंप्रेस ईच अदर टिल दे आर कंप्रेस टू मैक्सिमम पॉसिबल। सिंपल सी बात है, एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं जब तक कर सकते हैं। ठीक है ना? अटेम्प्ट टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप ड्यू टू देयर इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग, और इसे क्या बोलते हैं देखो, जैसे इसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन, या कहते हैं सेपरेशन। यहाँ हो रहा है और यहाँ अप्रोच हो रही है, और ये जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है बताओ, डिफॉर्मेशन। तो तीन स्टेज में कोलिजन होता है। तो इस हिसाब से तीनों ही फॉर्मेट दिए गए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द। अब इसमें क्या होता है कि अगर डिफॉर्मेशन के बाद पूरी तरह से वापस अपने रीगेन कर लेते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और अगर पार्शियली रीगेन करते हैं तो वो फिर हमारा पूरी तरह से इलास्टिक नहीं होगा, दैट इज नॉट द कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन, दैट विल बी द पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। और पूरी तरह से नहीं करते हैं, मतलब एक्चुअली जैसा डिफॉर्म हो गया उसी में दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक होकर चलते हैं, दैट विल बी द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरह की सिचुएशंस है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर बी एस आर ए एंड डब्ल्यू। फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब बना के दे दिया है इन्होंने, तो ज़्यादा परेशान नहीं होनी, क्वेश्चन देख के डरना नहीं। ये आर बी है, रस्सी का टेंशन एस है, आर ए ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रही है और डब्ल्यू नीचे की तरफ। तो देर इज द फोर फोर्सेज, फोर कॉन्करेंट फोर्सेज। अब अगर फोर कॉन्करेंट फोर्सेज हैं तो इस सिचुएशन पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में होते हैं तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं एंगल इसको थीटा बना लूँ तो बिल्कुल आसानी से मैं लिख सकता हूँ आर वी
माइनस का एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सबको पता है एस के दो कंपोनेंट होने वाले, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। और अगर इसी तरह वर्टिकल में अगर बैलेंस करना हो फोर्स तो आर ए ऊपर की तरफ है, प्लस में एस का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, और माइनस में डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये होगा एस कॉस थीटा और ये होगा एस साइन थीटा। तो इस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है तो, बट वी कैन नॉट सॉल्व ईच अदर बिकॉज वी हैव नॉट any relation related to the theta. The angle theta is unknown, और अगर थीटा ही नहीं पता होगा due to value of theta is not given, we cannot find all reactions and tension. रिएक्शन और टेंशन हम नहीं निकाल सकते, तो आंसर होगा दिस कैन नॉट डिटरमाइन डेफिनेटली। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं निकाल सकते क्योंकि किसी को सॉल्व करने के लिए हमें थीटा की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी कि कितना थीटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। A ball is resting on two planes OA and AB, this और रिएक्शन हमें बतानी कितनी होगी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम प्लेन OA की बात करें तो OA प्लेन पर हमेशा रिएक्शन कैसी आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रिएक्शन हमेशा किसी प्लेन पर, हमेशा ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, दैट इज द आर ए रिएक्शन। इसी तरह इस प्लेन को हटा देंगे तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ जाएगी विच इज द आर बी रिएक्शन। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि इस वाले पर रिएक्शन आर ए है इस पॉइंट पर, और इस वाले पॉइंट पर रिएक्शन आर बी है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सेंटर पे इसका खुद का अपना सेल्फ वेट एक्ट करेगा, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्करेंट, तो ये 3 कॉन्करेंट फोर्स का क्वेश्चन है। और 3 कॉन्करेंट फोर्स में बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो वी कैन अप्लाई लामी थ्योरम। लामी थ्योरम कैसे निकालेंगे, देखो जो सब लोग पहले एंगल थोड़ा सा देख लेते हैं। एंगल देखो सब लोग, एक बात ध्यान देना, जो ये वाला एंगल था वो 30 डिग्री है, क्लियर है सबको, और जो ये वाला एंगल है वो 45 है। तो वर्टिकल के साथ अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30, और ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45। ठीक है ना, दो लाइन के बीच एंगल जितना बनता है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी उतना ही एंगल बनता है। तो लामी थ्योरम लगाने के लिए सबको पता होगा लामी थ्योरम क्या होती है, कि अगर हम आर ए फोर्स ले रहे हैं तो एंगल हम लेंगे डब्ल्यू और आर बी के बीच का। अब डब्ल्यू और आर बी के बीच का ये एंगल है। अब तो इस वाली लाइन पर टोटल एंगल 180 अंश बनेगा और उससे 145 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 45, तो साइन पाई माइनस का 45 बराबर। आरबी की बात करते हैं तो साइन आरबी के पीछे एंगल अगर देखोगे तो ये वाला एंगल आएगा, और पूरा एंगल 180 होगा तो ये होगा 180 अंश माइनस 30, तो साइन पाई माइनस 30 होगी। और डब्लू को देखोगे तो डब्लू के नीचे टोटल एंगल होगा साइन 30 प्लस 45। तो इस बिहाफ पे आर ए जो आएगा वो बताना है कि आर बी से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो आर ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डब्लू साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 75, और जो आर बी आएगा अगर डब्लू साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45। तो सबको पता होना चाहिए साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2
और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो इस बिहाफ पे हम लोग डिसाइड करें अगर, तो जो आर ए होगा, ठीक है ना, आर ए का अगर इस पूरे टर्म को हम, इस वाले पूरे टर्म को अगर हम कुछ कांस्टेंट मान लें, ए मान लें, तो आर ए की वैल्यू है a/√2 और आर बी की जो वैल्यू है वो है a/2। तो इस बिहाफ पर सब लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आर ए जो होगा, जब सॉल्व करोगे सब लोग, तो आर ए बटे आर बी अपने आप निकल के आ जाएगा। आर ए को आर बी से भाग लगाओगे तो 2/√2 आ जाएगा और इट विल बी दी √2। मतलब आर ए का वैल्यू बड़ा होगा, वो भी कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 141 का आंसर जो आने वाला है, दैट विल बी दी ग्रेटर देन 1। ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। 142 द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्पेयर एंड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ थीटा सो दैट द स्पेयर में रोल विदाउट स्लिपिंग। तो बिना किसी स्लिपिंग के अगर स्पेयर रोल कर रहा है तो उस सिचुएशन पर हमें बताना है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमें पता करना है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जिससे कि वो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जिससे कि वो बिना किसी स्लिपिंग के इजीली रोल कर सके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो एक स्पेयर सपोज दैट है और किसी वो इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करना चाहता है और उस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल जो है वो थीटा है। हमसे म्यू पूछा जा रहा है कि कितना रखें। तो एक्चुअली क्या होता है, रोल करता है तो आगे भी चल रहा होता है और साथ ही साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा होता है। तो चूंकि जब ट्रांसलेशन होता है तो सेंटर ऑफ मास जो इसका है, दैट इज द सेंटर ऑफ मास, इसके पास अपना खुद का एक लीनियर एक्सीलरेशन होता है और वो लीनियर एक्सीलरेशन ही हमें पता करना है। और एक्चुअली दैट लीनियर एक्सीलरेशन इज नथिंग बट दैट इज द आर इंटू अल्फा। अल्फा ये है कि जितने कोणीय त्वरण से घूमता है उसका आर टाइम्स जो वैल्यू होती है, दैट इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो पहले फोर्सेस के बारे में बातें कर लेते हैं। सबको पता होना चाहिए कि इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा, थीटा एंगल पर चूंकि प्लेन है, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ अपोज करेगा, और ऊपर की तरफ जो आ रहा है वो सबको पता होगा नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ जो आ रहा है वो क्या है, mg cos ऑफ थीटा। तो ये जो फोर्स हैं और ये जो फोर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो रुका रहता, बट दैट डिस्क इज स्लाइडिंग विथ एक्सीलरेशन विच इज द ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग को पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि जो नेट फोर्स लगता है विच इज इक्वल टू द एम ए। अब जिधर की तरफ एक्सीलरेशन उधर की तरफ के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, mg साइन थीटा माइनस का जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है वो, विच इज इक्वल टू द m इंटू ए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं r इंटू अल्फा, दैट इज mg साइन थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब mm कट जाएंगे तो g साइन थीटा माइनस का म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। अब अल्फा हमें अगर पता चल जाए तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अल्फा के लिए मेहनत करते हैं। अब अल्फा कैसे आता है देखो, जैसे हम लोग ये तो हम लोगों ने एफनेट लीनियर ट्रांस, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है ये ट्रांसलेशन मोशन के लिए लगाया है। क्योंकि भाई रोलिंग तभी होता है जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों अगर इन्वॉल्व हो। अब हम रोटेशन के लिए लगा देंगे अगर न्यूटन सेकंड लॉ, वही चीज न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये कहता है कि जो नेट टॉर्क लग रहा है वो एम ए के बराबर नहीं होगा, दैट इज द आई अल्फा।
अब टॉर्क कौन दे रहा है? टॉर्क भाई दो ही फोर्स दे रहे हैं, दो कपल जो बना रहे हैं वही लोग फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एम जी साइन थीटा और एफ आर आपस में एक्चुअली बराबर हैं, तो ये कपल फॉर्म करते हैं और ये इस तरह से रोटेशन करा रहे हैं। तो दैट इज द टी नेट। टी नेट अब सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनटू जो डिस्टेंस होगा वो आर बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फा, और आई का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम सबको पता है क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा बराबर आ जाएगा 5 म्यू एम जी 5 म्यू एम जी 5 म्यू जी, नॉट दी एम कट गया, 5 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2r, और इस अल्फा को उठा के हम लोग को वहाँ रख देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जी साइन थीटा माइनस का म्यू जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आर अल्फा 5 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जी साइन थीटा बराबर आ गया 5 प्लस 1 मतलब 2 7 म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। जी से जी कट जाएगा तो म्यू बराबर आ जाएगा 2/7 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इट इज इक्वल टू द 2/7 टेन थीटा विच इज द म्यू। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो म्यू की वैल्यू होनी चाहिए फ्रिक्शन प्योर रोल कराना है अगर, तो 2/7 थीटा। अब ध्यान रखना इसमें स्पेयर की जगह पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली, एवरीथिंग विल बी सेम बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, moment of inertia of disk, moment of inertia of ring, everything, every concept will remain same but the object will be different. तो सिलेंडर अगर होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लगाना, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लगाना, रिंग है तो एम आर स्क्वायर लगाना, स्पेरिकल सेल है अगर, स्पेरिकल सेल अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो उसके लिए 2/3 एम आर स्क्वायर लगाना। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो यहाँ पर आके बस केवल समस्या बनाएंगे इस जगह पर बस, और सब के लिए इसी प्रकार से हम अलग अलग म्यू निकाल सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। तो दैट इज़ द गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अभी तक के सारे आर्केजन के अच्छे क्वेश्चन में से ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यू शुड टू टेक केयर दिस, ठीक है। So in question number 143, a circular roller of weight W is hanging by a tie rod and resting against a smooth vertical wall as shown in figure. The tension in tie rod will be equals to the weight. तो ये जो टेंशन आने वाला है इस टाई रॉड में, ये पूछा जा रहा है कि ये टेंशन W के बराबर होगा या W से ज़्यादा होगा, W के कम होगा, या हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहली चीज़ वॉल का अपना खुद का एक रिएक्शन आएगा विच इज़ दी आर ए, ये इस पॉइंट को अगर हम ए नाम दे देते हैं, दैट इज द इफ दैट पॉइंट इज ए द रिएक्शन विल बी दी आर ए। और खुद का जो भार वर्क कर रहा है नीचे की तरफ जो वर्क कर रहा है, तो जो रिएक्शंस है ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअली जो रिएक्शन यहाँ आएगी तो कहीं ना कहीं इस जगह पर रिएक्शन होगी, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए दिखा दे रहे हैं, दैट इज ई आर जो इस पॉइंट पर लगेगी, ठीक है। इस तरह से बाहर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ जो लग रहा है वो क्या है, डब्ल्यू लोड। अब हमसे पूछा गया है कि इस टेंशन की बात बताओ कितनी होगी। तो अगर ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं सपोज दैट, तो सिंपल सी बात है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे फॉर इक्विलिब्रियम, तो सिंपल सी बात है टी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा टी साइन थीटा और जो डब्ल्यू के बराबर होगा, तो टी जो होगा वो डब्ल्यू बाई साइन थीटा होगा, और अगर टी डब्ल्यू बटे साइन थीटा के बराबर है तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा
थीटा जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। थीटा कैन नॉट बी जीरो, थीटा ऑलवेज जीरो से ज़्यादा हो। और इट कैन नॉट बी 90 डिग्री ऑल्सो, 90 डिग्री नहीं हो सकता, मतलब थीटा जो होगा वो 90 से कम रहेगा और जीरो से ज़्यादा रहेगा। और इन सब की वैल्यू के लिए वैल्यू जो साइन थीटा की लाई करेगी वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। इट मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा एक से छोटा रहेगा। तो जब साइन थीटा की बात करी जाए तो दैट विल लेस देन 1। तो टी हमेशा क्या होगा, जब नीचे में एक से छोटी वैल्यू का भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एक से छोटी वैल्यू का भाग लगाएंगे तो होल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दी डब्ल्यू। टेंसर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन दी लोड, तो आंसर विल बी दी ग्रेटर देन डब्ल्यू। ठीक है भाई, सी थीटा 90 होगा तभी तो 1 टी टेंशन डब्ल्यू के बराबर हो सकता है। अब 30 डिग्री रख दोगे तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो टी बराबर 2 डब्ल्यू आ जाएगा, तो 2 गुना टेंशन होने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर देखोगे सब लोग, थीटा 30 डिग्री रखते हो तो टेंशन जो होगा वो 2 डब्ल्यू के बराबर होगा। जब वेट अगर 100 न्यूटन का है तो टेंशन रस्सी में 200 न्यूटन आएगा, और रस्सी 200 न्यूटन अगर टेंशन नहीं सह पाएगी तो फेल हो जाएगी। क्वेश्चन 144 देखते हैं। बोला जा रहा है कि इस तरह का एक सिचुएशन है जिसमें ए बी मेंबर दिया गया, लोड कैरी कर रहा है, जिप क्रेन सिस्टम है, दैट इज द जिप क्रेन सिस्टम। जिप क्रेन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। यू हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में वेट डब्ल्यू नीचे लगेगा, रस्सी में टेंशन रस्सी के अलोंग आएगा। अब एक बात समझना, जो जब इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग टाई। ठीक है ना, जिप क्रेन सिस्टम में इसको टाई बोला जाता है, उसको जिप बोला जाता है। ठीक है ना, जिसमें टेंशन आता है उसे टाई बोलते हैं, जिप में कंप्रेशन आएगा, ये कंप्रेस होता है, रॉड होता है, तो ये कंप्रेस होगा हमेशा। क्यों कंप्रेस होगा, सिंपल सी बात है, ये लोड और ये मिला के इसको दबाना चाहते हैं, मतलब ये पॉइंट अंदर जाना चाह रहा होगा, इस तरह से कंप्रेस होना चाहेगा, तो रिएक्शन जो आएगी वो बाहर की तरफ आएगी यूं। ठीक है ना, तो इस पर रिएक्शन कहाँ की तरफ आती है तो सब, दैट इज द आर रिएक्शन, मतलब दैट इज द रिएक्शन एट ए, या कह सकते हो कि फोर्स जो लगने वाला है बी पर। ठीक है ना, जो बी पॉइंट पर फोर्स आएगा ड्यू टू रॉड। ठीक है, एट बी लिख लेना चाहिए, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इफ दैट एंगल इज द थीटा, ध्यान देना वर्टिकल से इसका एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो हमें चाहिए क्या चीज बताओ, फोर्स इंड्यूस्ड इन द मेंबर, दैट इज द फोर्स इंड्यूस्ड इन ए बी मेंबर। तो ए बी मेंबर में फोर्स कितना इंड्यूस हो रहा है, ये वो है। अब इसके लिए वही चीज है, इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है ना, अब आर कॉस थीटा के लिए भाई एक बात ध्यान दो, सब लोग एंगल कैसे निकाल रहे हैं, एक्चुअली में ये एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये अपने आप थीटा हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा आर इज इक्व टू डब्लू बटे कॉसेक कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं डब्लू कॉसेक थीटा, डब्लू सेक थीटा, या ऐसे ही बना रहेंगे तो डब्लू बाई कॉस थीटा, तो डब्लू सेक थीटा आ रहा है तो डब्लू सेक थीटा लिखेंगे, तो आंसर विल बी द डब्लू सेक थीटा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग वी सी, अब उसी में स्ट्रिंग की बात अगर करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम जीरो लगा दें, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग रस्सी की टेंशन निकालनी हो तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर लगा देते तो टेंशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट, भाई इस ये तो हॉरिजेंटल में होगा, ये हॉरिजेंटल में नहीं होगा, आर का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा बराबर 0।
अगर ये माइनस में होता और ये प्लस में होता, चूंकि इधर की तरफ प्लस ले ले रहे हैं, उधर की तरफ माइनस ले ले रहे हैं, तो टेंशन बराबर आंसर क्या होता है, आर साइन थीटा। और आर की वैल्यू हमने निकाली डब्लू बाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो टेंशन आ जाता है डब्लू टेन थीटा। तो यही पूछा गया है, तो जो आंसर आएगा इसमें वो कितना आएगा, डब्लू टेन थीटा। सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 145 आंसर विल बी सी, और दैट सॉल्यूशन ऑफ द दिस विच इज दिस। तो टेंशन डब्लू टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और रिएक्शन जो आएगी इंड्यूस्ड मेंबर है फोर्स आएगा वो डब्लू सेक थीटा के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब लोग। 146 द फोर्स इंड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग BC ड्यू टू लोड W इन द गिवन फिगर। अब वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया गया। तो इस हिसाब से हम ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, ध्यान रखना है बी को। बी पर नीचे की तरफ डब्ल्यू आएगा, रस्सी जिधर है उधर टेंशन आएगा। अब ध्यान देना, ये रस्सी इसको क्या कर रही है, इसको ऐसे करके दबा रही है, तो जो रिएक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी, तो ये फोर्स इधर की तरफ आएगी। ये क्या करे, इसको दबा रही है, तो ये रिएक्शन इधर आएगी, तो इसी तरह से ये फोर्स इधर आ जाएगा। तो मतलब बी पॉइंट पर जो रिएक्शन लगने वाली है वो इस तरह से लगेगी, और ये एंगल थीटा दिया गया। अब हमसे BC में कितना टेंशन लग रहा है वो पूछा गया है, तो टेंशन इसमें बताना है कि कितना आने वाला है BC स्ट्रिंग में। सिंपल सी बात है, टेंशन की बात पूछी जा रही है, निकाल सकते हैं। 3 कॉन्करेंट फोर्स हैं, इन इक्विलिब्रियम, और अगर 3 कॉन्करेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, लामी थ्योरम। और लामी थ्योरम बहुत ही आसान होती है, जिसको निकालना है बटे उसके उसके अलावा जो दो लोगों के बीच एंगल बन रहा है, साइन 90 बराबर डब्लू पता है साइन, ये 180 अंश माइनस थीटा हो। तो जो निकालना है, जैसे टेंशन निकालना है, तो टेंशन के पीछे जो डब्लू और आर के बीच एंगल है वो 90 डिग्री, और डब्लू अगर डब्लू ले लेंगे, ये डब्लू जब फोर्स लेंगे तो ये वाला एंगल लेंगे 180 अंश माइनस थीटा। तो टेंशन बराबर आ गया डब्लू बटे साइन थीटा, और इसी को लिख सकते हैं डब्लू कॉसेक थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, डब्लू कॉसेक थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लामी थ्योरम जिसे नहीं आता है वो लोग मैकेनिक्स का लेक्चर देखें, वो लामी थ्योरम जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 147 देखते हैं सब लोग। द फोर्स इंड्यूस्ड इन द मेंबर AB ड्यू टू लोड W इन द गिवन फिगर विल बी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देते हैं, हमने इस वाली बॉल का नाम मान लिया कि 1 है, और ये वाली बॉल मान ली 2 है। तो दोनों बॉल का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इंडिविजुअली। ये है हमारी बॉल नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद में एक और बॉल है जो इसी साइज की है, सेम टू सेम, और दोनों बॉल जो हैं मैंने अलग अलग कर दिए हैं दोनों बॉलों को, और दोनों बॉल सर्टेन किसी प्लेन पर हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रिएक्शंस आने वाली हैं। अब कौन सी रिएक्शन कहाँ आने वाली, ये आएगी RC, यहाँ पर ये इसको दबा रहा होगा RD, और ये इसको ऊपर की तरफ एक्शन रिएक्शन लगेगा, और यहाँ पर जो आएगा वो RA होगा, और इस जगह जो आएगा वो क्या होगा RB, और ये जो एंगल है कितना है 30 डिग्री। तो एक बात ध्यान देना, जो एंगल हम समझ रहे हैं वो ये एंगल कितना होगा 30, और ये भी कितना होगा 30, और इनका खुद का भार सेम वेट के दोनों रोलर हैं, दोनों का वेट भी क्या होगा W होगा। अब हमसे बोला जा रहा है फोर्स इंड्यूस्ड इन द मेंबर AB मेंबर में कितना फोर्स इंड्यूस होगा वो मुझको बताना है, ठीक है ना।
तो देखते हैं ए बी मेंबर में कितना फोर्स इंड्यूस होगा। तो रिएक्शंस निकालनी है कुल मिला के, मैं आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। तो दो फिगर्स हैं, दोनों को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करो। इस वाले फिगर को अलग तरह से समझने की कोशिश करो, इस वाले को, ये अलग फिगर है और ये फिगर अलग, दो अलग अलग फिगर है। तो इसको हम 1 वाला बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं। अब जैसे 2 फिगर की अगर बात करी जाए, इज इन इक्विलिब्रियम, वो भी 3 कॉन्करेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लामी थ्योरम लगा सकते हैं। लामी थ्योरम वही लगाई जाती है जहां पर 3 फोर्स हो, भी कॉन्करेंट हो। देख रहे होगे सब लोग ये कॉन्करेंट, तो बहुत आसानी से हम लोग आर ए निकाल सकते हैं। आर ए और आर डी दोनों चाहिए होगा एक्चुअली हमें। तो बड़ा थोड़ा सा सोचना है, समझना है, एंगल को देखना है। देखो इधर सब लोग एंगल, एक बात बताना सब लोग, ये अगर एंगल 30 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। और हॉरिजेंटल के साथ में अगर एंगल देखोगे तुम तो पता चल जाएगा कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई इंक्लाइंड लाइन कट कर रही है तो दैट एंगल विल आल्सो बी 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बहुत आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ अलग से। यह है डब्ल्यू, यह है आर डी और यह है आर ए, और जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, ये है 30 और ये है 30। तो आर ए बटे साइन, जो एंगल लेंगे डब्ल्यू और आर डी के बीच का लेंगे, और दैट विल बी दी साइन 90 + 30। इसी तरह आर डी ले लोगे तो आर डी, जब आर डी फोर्स के बारे में बातें करेंगे तो डब्ल्यू और इसके बारे में बात करें, साइन पाई -30 डिग्री होगा। और डब्ल्यू लोगे तो डब्ल्यू के लिए ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो साइन 90 हो जाएगा। तो बताओ आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए आ जाएगा डब्ल्यू साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 30, और कॉस 30 होता है √3/2, दैट इज द आर ए। इसी तरह आर डी चाहिए होगा तो आर डी के लिए डब्ल्यू साइन 30 लगा दोगे, तो दैट इज द W/2। तो हमें आर ए और आर डी मिल गया। इसी तरह आर बी और मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाएगा, ठीक है ना, और आर सी मिल जाए। तो अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं, फिगर 1 की। ये फिगर 1 था, फिगर 2। फिगर 1 में 4 फोर्स है, तो हम लोग यहाँ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लगा सकते हैं और सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लगा सकते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर अननोन फोर्सेज निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें फोर्सेज देखना है कि किस तरह से लग रहे हैं, सारे के सारे फोर्स। ये है फोर्स, एक फोर्स इस तरह से है, एक फोर्स इस तरह से है और एक फोर्स इस तरह से। ये आर ए है, ये आर डी है, ये आर सी है और ये डब्ल्यू है। एंगल कैसे कौन से हैं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आर डी 30 डिग्री क्यों बना रहा है मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ एक्स लगाओगे 0 को तो किस तरह आएगा, इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस लगा दोगे तो देखो इधर सब लोग आर सी और आर डी और आर ए के भी कंपोनेंट आएंगे, ठीक है ना। आर ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा माइनस का आर ए साइन 30 और आर डी का कंपोनेंट होगा प्लस माइनस में आर डी कॉस 30 बराबर 0। और इसी तरह अगर सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लगाते तो आता ऊपर की तरफ आर ए कॉस 30, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, वर्टिकल में, और आर डी का कंपोनेंट आता नीचे की तरफ आर डी साइन 30
और W भी नीचे की तरफ बराबर 0। तो ये दो इक्वेशंस पैरेलल में चलती हैं। लेकिन चूंकि पता है हम लोग RA और RD निकाल चुके हैं पहले, RA और RD हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना। Sorry, there is a problem. We are not considering the RA. That is not the. There is a certain mistake. Above is the RA and below is the RB. Below is the RB. That is the RB, not the RA. So here we are writing the RB and here we are writing the RB. तो RB निकल जाएगा यहाँ से। RB कितना हो जाएगा? W प्लस RD की वैल्यू W/2 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, डिवाइडेड बाई cos 30 कर देंगे। तो यहाँ से टोटल वैल्यू मिल जाएगी W/4, और W/4 को W के साथ जोड़ोगे अगर तो आएगा 5W/4, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। लगा के सो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/, तो यहाँ से देखो सब लोग RD का वैल्यू हो जाएगा W/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस में W डिवाइडेड बाई cos 30 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5W/4 इंटू √3/2 आ जाएगा, तो 10W/4 √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द होल थिंग रिगार्डिंग टू द RB। अब 10W को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5W/4 आ जाएगा, और √3/2, तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 4√3। इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, RC की वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे RC की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमें चाहिए केवल क्या चाहिए बताओ, कि फोर्स कितना इंड्यूस हो रहा है AB मेंबर में। तो वी विल नॉट फोकस अबाउट द RC, सो डोंट बॉदर अबाउट दिस, बट निकाल लेते हैं, अगले क्वेश्चन 148 में वो काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो RC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RB/2 प्लस RD √3/2। तो RB का वैल्यू आया है 10W/8 √3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, और RD का वैल्यू है W/2, तो W/2 इंटू √3/2, तो कुल मिलाकर वैल्यू आ गई W √3/4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 10W/8 √3 प्लस W √3/4। सो RC जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू RC की निकल के आ जाएगी, सबकी वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल किसकी कितनी आएगी। 10/4 √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.44 W, ठीक है, और RC को जब तुम सॉल्व करोगे तो RC का वैल्यू हो जाएगा 10/8 √3 प्लस √3/4,
that will be the 1.15 W. So finally we can get the value of RA, RB, RC, RD, सभी की रिएक्शंस आ गई। RC जो आया है 1.15 W आया है, RB जो आया है 1.44 W आया है, और RA और RB मैंने ऊपर ही निकाल दिए थे, RA और RD सॉरी, √3/2 W और W/2, तो RD है W/2 मतलब 0.5 W, और √3/2 की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो 0.866 W। ये चारों रिएक्शंस आ गई हैं, ठीक है ना। अब हम इस बिहाफ पे 147 और 148 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 147 में पूछा गया था हमसे कि फोर्स इंड्यूस्ड इन मेंबर ए बी। अब ये जो ए बी सरफेस है, ए बी जो सरफेस है उस सरफेस पर कितना फोर्स इंड्यूस होगा। अब मेरे हिसाब से जो फोर्स इंडक्शन की बात है वो दोनों रोलर फोर्स लगा रहे हैं, आर ए और आर बी की जो रिएक्शन आ रही है एक्चुअली में वही फोर्स इंड्यूस्ड है टोटल, ठीक है ना। तो फोर्स इंड्यूस्ड मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, फोर्स इंड्यूस्ड इन ए बी मेंबर वह रोलर के थ्रू लगाया जा रहा फोर्स, तो मुझे जहां तक लगता है कि आर ए और आर बी का सम होगा ये, ठीक है ना। फोर्स इंड्यूस्ड इन ए बी मेंबर, सबको पता होगा कि आर ए प्लस आर बी के सम के बराबर होगा ये। अब चूंकि आंसर थीटा के टर्म्स में दिया जा रहा है तो हमें कुछ बातें ध्यान देनी है थीटा के टर्म्स में। जैसे आर ए डब्लू कॉस 30 है और 30 ही थीटा है, तो डब्लू कॉस थीटा बोल देंगे इसको, प्लस आर बी देखो क्या है, आर बी वाले इस फॉर्मेट को देखो जरा सब लोग, आर बी वाले इस फॉर्मेट को देखोगे तो दिखेगा डब्लू प्लस आर डी साइन 30 और डिवाइडेड बाई कॉस 30 कॉस थीटा नॉट द 30, तो डब्लू कॉस थीटा प्लस डब्लू प्लस आर डी क्या है, आर डी को गौर से देखो, आर डी डब्लू साइन 30 मतलब डब्लू साइन थीटा, तो डब्लू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम एलसीएम ले लें तो डब्लू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस डब्लू साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, आर ए प्लस आर बी। तो आर ए प्लस आर बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डब्लू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, प्लस डब्लू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो टोटल वैल्यू आ गई 2W डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो आंसर होना चाहिए 2W सेक थीटा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 2W सेक थीटा, चूंकि कोई ऑप्शन में ऑप्शन दिया नहीं गया है, W सेक थीटा दिया गया है, 2W सेक थीटा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि सिंगल मतलब दो रोलर फोर्स दे रहे हैं, तो सिंगल रोलर का फोर्स हो सकता है, तो आंसर डब्ल्यू सेक थीटा, बट आंसर डब्ल्यू कॉट थीटा दिया गया, तो दैट इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर होगा बी या तो नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, तो आंसर विल बी द डब्ल्यू सेक थीटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। टू आइडेंटिकल रोलर ऑफ इक्वल वेट आर सपोर्टेड एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम रिएक्शन विल अकर। अब इन चारों रिएक्शंस को जरा गौर से देखो सब लोग, इन चारों रिएक्शंस को जरा गौर से देखो, इन चारों में सबसे बड़ी रिएक्शन कौन सी है, 1.14। तो हम कह सकते हैं चूंकि आरबी जो था वो 1.14 डब्ल्यू आ रहा है, इट मीन्स मैक्सिमम रिएक्शन विल बी एट बी, तो इसके हिसाब से आंसर होगा पॉइंट बी, ठीक है। इसका भी आंसर पेपर में गलत दिया गया है, मतलब बुक में गलत दिया गया है, सो डोंट वरी अबाउट द आंसर्स विच इज गिवन बाय द आर्केजन। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आर्केजन में गलत हैं, बट हमें सही प्रोस्पेक्टिव और सही सोल्यूशन पता होना चाहिए। मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया आर ए और आर बी आर सी आर डी, दैट इज द वेरी करेक्ट, ठीक है ना। कोई गलती कभी कर ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर है आर ए आर बी आर सी आर डी के।
और रही बात सपोर्ट कितना देगा, तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस कहता है कि आर ए प्लस आर बी के बराबर, तो मेरे हिसाब से 2w सेक थीटा आंसर होना चाहिए, और आर बी रिएक्शन सबसे ज़्यादा है तो बी पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। अ कॉर्ड ABC अटैच्ड at 2 points A and C on two vertical wall. A pulley B of infinitely small radius carries a W load and free to roll without friction along the rod. Tension in AB compared to BC will be. क्वेश्चन 149 और क्वेश्चन नंबर 150 दोनों का फिगर सेम है, ठीक है ना। तो सो हम लोग 49 और 149 और 150 इसी से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, along the string not ये जो बात मैं लिख रहा हूँ उसको बहुत ही गौर से समझना। टेंशन will be same at all points. टेंशन कब सेम होता है सभी पॉइंट्स पर, जब मासलेस स्ट्रिंग होती है। तो अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, massless string, there is no cut and no कोई भी जगह पर गांठ वगैरह भी नहीं लगाई गई है, यहाँ पर कोई भी जगह पर रैपिंग नहीं है, रैप नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर नहीं है तो सेम रस्सी होगी तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन क्या आएगा बताओ, टी आएगा, और यहाँ पर भी टेंशन क्या आएगा, टी आएगा, और जो नीचे की तरफ वेट लगेगा वो डब्ल्यू, ठीक है। और दैट एंगल इज गिवन इज लाइक बीटा एंड दैट इज द अल्फा। So first of all, question number 149. Question number 149, टेंशन विल बी इक्वल, दोनों तरफ इक्वल होगा टेंशन, ए बी के कंपेरेटिवली और बी सी के कंपेरेटिवली। तो दैट इज द टी ए बी और दैट इज द टी बी सी, और सबको पता होना चाहिए कि टी ए बी और टी बी सी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। सेम रस्सी में टेंशन सेम होता है। हमें कंपैरिजन करना है कि अल्फा और बीटा में कौन कम ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो लामी थ्योरम देखो, सब लोग सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो अप्लाई लामी थ्योरम। अच्छा, तो लामी थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो सिंपल सी बात है कि टी ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन, ये 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 प्लस बीटा बराबर टी बी सी साइन 90 प्लस अल्फा बराबर डब्लू साइन 180 अंश माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जब टी ए बी और टी बी सी बराबर हैं एक दूसरे के, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि साइन 90 प्लस अल्फा और साइन 90 प्लस बीटा भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो टेंशन सेम है रस्सी में, तो एंगल भी क्या होगा, सेम रहना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा भी आपस में क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो द एंगल अल्फा एंड बीटा विल बी सेम। तो इसके हिसाब से आंसर क्या टिक रहेंगे, इक्वल। तो फाइनली सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 150 एंड 149। तो नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 टू 180 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 180 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर लेंगे पार्ट 6 में। तो जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और सभी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सारे लोगों को जरूर से जरूर इन्फॉर्म करें आरकेजन सोल्यूशन के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए और रिवीजन कोर्स के लिए। तो मिलते हैं पार्ट 6 में।